तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 के फर्स्ट शिफ्ट तक के क्वेश्चन को देखे थे और आज हम लोग फिर से क्वेश्चन बैंक साइंस लेकर आए हैं, जिसमें हम 2015 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑनलाइन का ही क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें डिस्कशन भी है ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट के साथ आप लोगों का इसमें सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में किस रंग यानी किस वर्ण के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बैगनी। किसका? बैगनी का। एग्जाम ब्लास्ट माइंड पावर किलर कंसेप्ट जो हम लोग बनाए हैं, इसमें देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल। तो ये भी पूछा जाएगा कि किस रंग का विचलन या किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो आप बोलेंगे लाल। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7900 एंगस्ट्रॉम एवं बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें जो हम लिखे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, है ना। और इसे भी इसमें जितने भी पॉइंट हम आपको दिए हैं ना, सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ संभावित जो आने वाले हैं उसमें हो सकते हैं। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इसमें पॉइंट को एक जगह किया है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम, और ये नैनोमीटर में दिए हैं, 620 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है ना। और ये सबसे अधिक होता है। नैनोमीटर में हम इसलिए दिए हैं क्योंकि 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था साइंस का, उसमें नैनोमीटर में ही तरंगदैर्घ्य पूछा गया था। ठीक ना। और चूँकि बुक्स में नैनोमीटर में कम ही है, यानी नहीं है, एनसीईआरटी में तो लगभग नहीं है 10th क्लास में। तो आपको इसमें हम अलग से आपको दिए हैं, 11th 12th में आपको मिल जाएगा इसका। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम सबसे कम होता है, यानी 380 से 450 नैनोमीटर, है ना। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम, अगर नैनोमीटर में पूछा जाएगा तो 380 से 450 के बीच होता है। और इसकी जो आवृत्ति होती है 7.50 × 10⁻14 HZ। ठीक है ना। अगला है जामुनी। जामुनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है एंगस्ट्रॉम में, वो 4500 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसकी बात करेंगे नैनोमीटर में तरंगदैर्घ्य का, तो 440 से 460 नैनोमीटर। और आवृत्ति इसकी हो जाती है 6.67 × 10⁻14 HZ। नीला कलर की बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाता है 4800 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसकी जो तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में होती है, वो होती है 450 से 495 नैनोमीटर। और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 6.25 × 10⁻14 HZ। ठीक है। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में होता है 5400 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में कहेंगे तो 495 से 570 नैनोमीटर। आवृत्ति इसकी हो जाती है 5.56 × 10⁻14 HZ। पीला कलर की बात करेंगे तो पीला रंग का तरंगदैर्घ्य हो जाता है 5800 एंगस्ट्रॉम। अगर इसकी मतलब नैनोमीटर में देखेंगे तो नैनोमीटर में हो जाता है आपको 570 से 590 नैनोमीटर, है ना। आवृत्ति 5.17 × 10⁻14 HZ। अगला है नारंगी यानी कि ऑरेंज। ठीक ना। इसका तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में होता है 590 से 620 नैनोमीटर। आवृत्ति हो जाता है 5 × 10⁻14 HZ। ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7900 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 620 से 750 नैनोमीटर, जो कि सबसे अधिक होता है। आवृत्ति 3.38 × 10⁻14 HZ। ठीक है। और नीचे का जो दूगो पॉइंट है आपका, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये दोनों क्वेश्चंस पूछा हुआ एग्जाम में, है ना।
अगला, ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है यानी अचर होता है? तो भाई साहब ओम के नियम में ताप का मान अचर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। ओम के नियम को एक बार सुन लीजिए। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यहाँ से एक सूत्र बनता है V बराबर IR। ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, यही ताप की बात हो रही थी। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें तांबा, है ना। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तांबा। माइंड पावर किलर कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। धन ध्रुव का कार्य जो है वो तांबा करता है और ऋण ध्रुव का जो कार्य है वो जस्ता यानी जिंक और मैग्नीशियम ये सब करता है, ठीक है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। इसी में आपको समझना पड़ेगा। एनोड जो होता है वैसा रॉड या प्लेट जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है एवं जिस पर ऑक्सीडेशन यानी उपचयन या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एनोड कहलाता है। एनोड जो है मुख्य रूप से पॉजिटिव चार्ज रखता है, यानी एनोड पर प्लस चार्ज रहता है, ठीक है। कैथोड जो होता है वैसा रॉड या प्लेट जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और एवं जिस पर रिडक्शन की क्रिया होती है यानी अपचयन या अवकरण की क्रिया होती है, उसे कैथोड कहते हैं। और कैथोड जो है कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से कैथोड पर निगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से वैद्युत रसायन के दो भाग होते हैं, इसमें आपको समझना पड़ेगा। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल, एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें डैनियल सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टिये सेल आता है, ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में स्वतः परिवर्तित होता है इसमें, ठीक ना। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्वतः परिवर्तित हो जाता है। इसमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। अभी आप देखिए इधर जो था मुख्य रूप से एनोड पॉजिटिव रखता था, लेकिन इसमें वैद्युत रासायनिक सेल में जो है एनोड नेगेटिव चार्ज रखता है और कैथोड पर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जब एनोड नेगेटिव हो और कैथोड पॉजिटिव हो तो आप समझ जाएंगे कि ये डैनियल सेल या गैल्वेनी सेल या वोल्टिये सेल में से कोई भी सेल हो सकता है। वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में अस्वतः परिवर्तित होता है। इसमें एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे यदि कोई पूछे तो मुख्य रूप से एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन वैद्युत अपघटन होता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ठीक है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वास्ट कंसेप्ट है 10th के लेकर, लेकिन तब भी हम इसमें दिए हैं क्योंकि आप इसमें पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र यानी 2f की दूरी पर, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ये VVI है, एग्जाम में पूछता है हर एक, बहुत मतलब आप रिपीटेड क्वेश्चन है ये बात जान लीजिए। पीछे का जो आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें आपको रिपीट कितना बार भी रिपीट मिलेगा। ये आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है? टिंडल प्रभाव या प्रकाश का परिकिरणन। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में देखिए, प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ परिणाम। पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण, है ना। अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब रखकर देखने पर अक्षर उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण। मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होती है प्रकाश अपवर्तन के कारण। पानी से भरे बाल्टी में रखा हुआ सिक्का हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण। मरीचिका जो होता है एक प्रकाशीय भ्रम होता है, जो आप जैसे कि अक्सर आपको गर्मी के समय में यानी धूप वाले समय में आपको रोड पर आगे जैसे गाड़ी उड़ी से चलेंगे तो आपको लगेगा कि रोड पर आगे पानी है, लेकिन वो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको पानी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को मरीचिका कहा गया है, प्रकाशीय भ्रम है ये।
प्रकाश के अपवर्तन या पूर्णांतरिक परावर्तन से ही दिखाई देता है। तारों के टिमटिमाने का कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। प्रकाश अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहते हैं। हीरे के चमकने का कारण प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन है। प्रकाश अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व एवं सूर्यास्त होने के बाद भी लगभग 2 मिनट तक सूर्य को देख पाते हैं। ये सब प्रकाश अपवर्तन के कारण ही हो पा रहा है। ठीक है। आकाश का रंग नीला प्रकाश परिकिरणन के कारण, है ना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है प्रकाश परिकिरणन के कारण। चंद्रमा पर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर से आकाश काला चंद्रमा पर से आकाश काला एवं सूर्य श्वेत दिखाई देता है यानी उजला दिखाई देता है। चंद्रमा पर से आकाश काला और सूर्य उजला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। तो ये आपके इसमें पॉइंट्स थे। हमको उम्मीद ऐसा लग रहा है कि आपको पॉइंट जो है बहुत पसंद आएगा, है ना। और अगर पॉइंट में अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स करें, है ना। भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? तो वो आपका होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वनस्पति द्रव्य यानी साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। हमारे शरीर में भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दहन एक ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस मीथेन, जिसका सूत्र बनता है CH4 का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश FeSO4 × 7H2O का जो क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है ना। कलर वाला थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है और इसमें हम जितने भी आपको पॉइंट्स दिए हैं सभी पूछे गए हैं। निर्जल फेरस सल्फेट यानी FeSO4 क्रिस्टल का रंग श्वेत होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग भूरा होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग सफ़ेद होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो चमकीला उजला यानी चकाचौंध श्वेत होता है। ठीक ना। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है ना। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, जिसको तूतिया बोलते हैं। तूतिया यानी नीला कशिश का रंग जो होता है वो नीला होता है। क्या होता है? नीला। जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 × 7H2O, श्वेत कशिश जिसको बोलते हैं, का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, उजला होता है। ठीक है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O का रंग जो होता है ये सफ़ेद होता है। जिप्सम का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। मैग्नीशियम Mg12 जो लिखा गया है, आप यहाँ पे हम परमाणु संख्या को दर्शाए हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है। चांदी जिसका परमाणु संख्या 47 है, इसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। सोना का रंग पीला होता है। इसकी परमाणु संख्या 79 है। तांबा का रंग आपको भूरा होता है, लाल भूरा। ठीक है। और इसकी जो परमाणु संख्या वो 29 है। तो आपको इसमें भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? तो तीव्र पीला। कैसा होता है? तीव्र पीला। ठीक ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखिए, बहुत ही इसमें MVVI माइंड पावर किलर कंसेप्ट बनाए हैं बहुत ही मेहनत के साथ, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखें। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में पहला है सोडियम को किरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल, जिसको मटिया तेल के नाम से भी जानते हैं, में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस मुक्त होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है ना। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम क्षारीय धातु है क्योंकि ये वर्ग 1 के तत्व हैं। आप ये भी याद रखें, वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक अधातु का नाम बताएं। तो वह है आपका ब्रोमीन।
क्या है? ब्रोमीन। अब चलिए माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखते हैं, है ना। कमरे के ताप या सामान्य ताप यानी 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, आपका पहला है पारा Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं, इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। गैलियम भी है जिसकी परमाणु संख्या 31, रुबिडियम भी है जिसकी परमाणु संख्या 37, सीजियम है जिसकी परमाणु संख्या 55 और फ्रांसियम है जिसकी परमाणु संख्या 87 है। तो यह आपके कमरे के ताप क्रम पर जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं उसकी संख्या है। ये कमरे के ताप या सामान्य ताप पर 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु जो हैं आपके ब्रोमीन हैं। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है, ठीक है। सोना एवं चांदी सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी इसको बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, ठीक है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और इस बार 2024 के जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था और ये पहली बार क्वेश्चन डाला गया है। तो याद रखिए क्वेश्चंस आने की संभावना है ना, क्योंकि आपके 20-25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हूबहू मिलते हैं इससे। चांदी एवं कॉपर उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। लेड यानी सीसा एवं पारा यानी कि मरकरी उष्मा का सबसे कम चालक है। चांदी एवं कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लेड एवं पारा यानी सीसा एवं पारा जो है सबसे कम विद्युत का चालक है। सबसे भारी धातु जो है वो ओसियम है जिसकी परमाणु संख्या 76 होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम है जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है जिसकी परमाणु संख्या 92 होती है। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है जिसकी परमाणु संख्या 78 होती है, ठीक है। तो ये भी आपको किलर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। ठोस बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है, यानी विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। अगला, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का है। आपको माइंड पावर किलर कंसेप्ट में इसमें दिए हैं। एल्यूमिनियम यानी जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है, इसका मुख्य अयस्क है आपके बॉक्साइट, जिसका सूत्र बनता है Al2O3 × 2H2O। कोर्डम जिसका सूत्र बनता है Al2O3। अगला है डायस्पोर जिसका सूत्र बनता है Al2O3 × H2O। अगला है फेल्सपार जिसका सूत्र बनता है K2OAl2O3 × 6SiO2, ठीक है। अगला है अबरख जिसका सूत्र बनता है K2O × 3Al2O3 × 6SiO2 × 2H2O। चलिए और भी जानिए। काओलिनाइट का सूत्र बनता है आपको Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। क्रायोलाइट इसका सूत्र बनता है 3NaF × AlF3। अगला है एल्यूनाइट, इसका सूत्र बनता है K2SO4 × Al2SO4 का होल क्यू × 4AlOH का होल क्यू, ठीक है। टर्किस का सूत्र बनता है AlPO4 × AlOH का होल क्यू × H2O, ठीक है। अगला, ये था आपका एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क। हम सभी का मुख्य अयस्क दे रहे हैं इसमें, है ना। चलिए तांबा का भी मुख्य अयस्क देखिए आप। तांबा जिसका सूत्र परमाणु संख्या होती है 29। क्यूपायराइट या रूबी कॉपर, इसका सूत्र बनता है Cu2O। टेनोराइट इसका सूत्र बनता है CuO। कॉपर पायराइट्स इसका सूत्र बनता है CuFeS2। अगला है कॉपर ग्लांस या चेल्कोसाइट, इसका सूत्र बनता है Cu2S। अगला है मेलेकाइट, इसका सूत्र बनेगा CO3 × CuOH का होल ट्वाइस। अगला है एजुराइट का सूत्र बनता है 2CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। अगला है ये आपका था तांबा का पूरा अयस्क। उसके बाद जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या 30 है, का मुख्य अयस्क आप देखिए जिंक ब्लेड, ZNS, केलेमाइन,
ZnCO3, जिंक काइट, ZnO, फ्रैंकलिनाइट जिसका ZnO इंटू Fe2O3, विलेमाइट जिसका सूत्र बनता है Zn2SiO4, हेमीमारफाइट का होता है ZnSiO2 इंटू H2O। अगला है जिंक स्पिनेल इसका होगा ZnAl2O4, है ना। तो ये आपका था जिंक का। अब सुनिए लोहा का। लोहा जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है और ये कई बार पूछा गया लोहे की परमाणु संख्या, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। इसका मुख्य अयस्क हम बोल रहे हैं मैग्नेटाइट Fe3O4, लाल हेमाटाइट Fe2O3, है ना, भूरा हेमाटाइट या लिमोनाइट 2FeO3 इंटू 3H2O, सीडेराइट या एस्थेटिक लोह अयस्क FeCO3, लोह पायराइट FeS2, है ना। पारा मरकरी जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है का मुख्य अयस्क देखिए सिनेबार HgS और सिलेनाइड HgSe, ठीक है। मैग्नीज Mn जिसकी परमाणु संख्या 25 होती है के प्रमुख अयस्क जो हैं वो आपका हो जाएगा पाइरोलुसाइट MnO2 और मैग्नेटाइट Mn2O3 इंटू 2H2O। सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है इसके प्रमुख अयस्क देखिए सेधा नमक यानी साधारण नमक NaCl, चिली साल्टपीटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये आपके मतलब हम कुछ अलग से आपको दिए थे इसमें, है ना, मुख्य अयस्क। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा माइंड पावर किलर कंसेप्ट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं मछली का श्वसन अंग। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? तो गलफरा या गिल्स। याद रखिएगा मछली का श्वसन अंग क्या है? गलफरा या गिल्स। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में हम आपको दे रहे हैं इसमें मछली का श्वसन अंग हो गया गलफरा या गिल्स। तिलचट्टा का श्वसन अंग हो गया आपको ट्रेकिया। टिड्ढा का श्वसन अंग हो गया ट्रेकिया। मनुष्य का हो गया आपको नाक, गला, श्वास नली, फेफड़ा। श्वसन अंग पूछ रहा है ना, आप याद रखिए। मच्छर का श्वसन अंग हो जाएगा श्वासनाक या क्लोम। केचुआ का श्वसन अंग हो गया त्वचा या शरीर के सतह। अमीबा का श्वसन अंग हो गया शरीर के सतह कोशिका झिल्ली द्वारा। कीट का श्वसन अंग ट्रेकिया। बिच्छू का बुक लंग्स। जीवाणु का आपको मीसोसोम। स्तनधारी का श्वसन अंग हो गया फेफड़ा, है ना। पक्षी का श्वसन अंग हो गया फेफड़ा। सरीसृप का श्वसन अंग हो गया फेफड़ा। मेढक का श्वसन अंग हो गया मुख, गुहा, त्वचा और फेफड़ा सभी, है ना। तो ये श्वसन अंग वाला भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें पूरा का हम श्वसन अंग दे दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है? वृक्क मतलब किडनी, उत्सर्जन का कार्य करता है ना। किसका कार्य करता है? उत्सर्जन का। माइंड पावर किलर कंसेप्ट में देखिए मानव शरीर में एक जोड़ा यानी दूगो किडनी होता है जिसको वृक्क बोलते हैं। किडनी को गुर्दा भी बोला जाता है, ठीक है। दूगो किडनी पाया जाता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क नालिका या विक्राणु भी कहा जाता है। वृक्क यानी किडनी का आकार लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। मनुष्य में दोनों वृक्क प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 1200 से 1500 मिलीलीटर रक्त यानी कि खून गुजारता है, ठीक ना। तो ये आपके वृक्क के पॉइंट थे जो कि आपको बहुत ही इसमें पीछे वाले हम वीडियो में भी आपको दिए हैं। 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको दिया गया है और सेकंड में भी क्वेश्चन था तो इसमें भी बना दिए हैं। अगला है कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरोकार्बन यानी Fc या क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है। माइंड पावर किलर कंसेप्ट, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा माइंड पावर किलर कंसेप्ट को। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस है। यह गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी O3 से मिलकर बनी है, ठीक ना। ओजोन परत पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के समताप मंडल या स्ट्रोस्फीयर में स्थित है। तो ओजोन परत जो है किस मंडल में है? तो समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा छतरी है। ओजोन परत के क्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉब्सन है, डॉब्सन। पूरे विश्व में 16 सितंबर को, ये याद रखिएगा, पूरे विश्व में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ओजोन दिवस के रूप में, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ओजोन सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी किरण, है ना, को सोख लेती है और इस प्रकार परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, ठीक है। परावैंगनी किरण को पृथ्वी तक पहुंचने से क्या क्या हो सकता है? देखिए, आंखों में मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, डीएनए अणुओं की क्षति तथा आनुवांशिक रोग मछलियों और समुद्री जीवों को हानि, पेड़ पौधों की क्षति हो सकते हैं, है ना। और इस किरण को कौन रोकता है? तो ओजोन, ठीक है ना। ऑक्सीजन यानी O2 की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले एवं कार्ल विबहेज सिले ने, है ना। ओजोन O3 एक ऐसा गैस है जो वायु से भारी होती है ना, एवं सड़ी हुई मछलियां जैसा दुर्गंध देती है। तो ओजोन एक गैस है ना, जिसका सूत्र बनता है O3, और ये एक ऐसा गैस है जो हवा से भी भारी होती है और सड़ा हुआ मछली जो होता है उसके जैसा दुर्गंध देता है, ठीक है। ओजोन परत की खोज फैबरी चार्ल्स एवं हेनरी बुसान ने 1913 में किया था। तो इसमें ओजोन का पूरा कंसेप्ट है, आप देख सकते हो फिर से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चयन किया था सबसे पहले, ठीक है। माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 2 जुलाई सन 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के मोराविया नामक स्थान पर हुआ था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, ठीक ना। मेंडल ने अपना शोध पत्र ब्रन स्थित, है ना, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेज नामक की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशन हेतु प्रस्तुत किया, जो सन 1865 में प्रकाशित हुआ, है ना। 6 जनवरी 1884 ईस्वी को ग्रेगर जॉन मेंडल का स्वर्गवास हो गया। मेंडल ने अपने प्रयोग में लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 दिया था, जिसे एक संकर अनुपात या मोनोहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में द्विसंकर संकरण अनुपात जो है 9:3:3:1 दिया था। गुणसूत्र की खोज सन 1875 ईस्वी में स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23, जोड़ा में 23 या 46 अंक में, है ना, पीस में 46 होगा। जोड़ा कहिए या युग्म कहिए, युग्म भी पूछा जाता है, तो युग्म में भी 23, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। इन्हें XX यानी गुणसूत्र, XX गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इसको ऑटोसोम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। तो मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या जो होती है वो 22 होती है, ठीक ना, 22 जोड़ी, संख्या में 44। एक जोड़ी यानी 2 पीस जो होता है गुणसूत्र आपस में असमान होते हैं। इन्हें XY गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिंग गुणसूत्र है तो XY, है ना। जैव अनुवांशिकी नियम का प्रतिपादन हिकेल ने किया था, है ना। मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन। ये भी क्वेश्चन आपके MV भी आए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नामक सिद्धांत दिया, है ना। लेमार्क ने हस्तगत परंपराओं की आनुवांशिकता नामक सिद्धांत दिया। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज रामाफिथेक्स एवं शिवाफिथेक्स है। हिकेल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया, है ना। ह्यूगो डी व्रीज ने जीव जातियों की उत्पत्ति के लिए
परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है और ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो हम इसमें जितने भी आपको पॉइंट दिए हैं ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ नहीं पूछे गए हैं तो अलग से भी हम दिए हैं आपको पॉइंट, ताकि आप इस चीज़ों को और भी ढंग से मतलब जान सकें, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो टेनिन नामक पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से पौधों की छाल में होते हैं, है ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट के लिए हम आपको दिए हैं टेनिन नामक पदार्थ जो होता है वो छाल में भी पाया जाता है, काष्ठ में भी, पत्ती में भी, तना में भी, फल बीज में भी, जड़ में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहेंगे तो पौधे की छाल में ही पाया जाता है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे यही पौधे की छाल ही लिखना ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपके 15 क्वेश्चंस हम करवाए और आपके माइंड पावर किलर कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन हुआ है ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट आपको कैसा लगता है तो ये भी आप बताएंगे, है ना। इसमें देखिए एक हम आपको मोटिवेशन के लिए दिए हैं, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये बात सही है, ये थॉमस पेन ने इस बात को कहा था, है ना। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही क्या होगी, शानदार होगी। क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं और ख़ास करके हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को ही लेकर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, है ना। उसमें हम आपको क्या कहते हैं जो माइंड पावर हम आपको अलग से देते हैं, तो इसमें आपका क्या है कि उसमें हम वैसे ही माइंड पावर को भी क्लियर करते हैं। जो आपके पूछे गए प्रश्न है उसका हम एक लाइन बनाकर तब आपको इसमें दे रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ अलग से भी पॉइंट है आपके जानने के लिए, ताकि आप इसमें और अच्छे से जान सकें। लेकिन अभी तो समय है नहीं, 2024 का एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग भी अब सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर करवाएं, है ना। क्वेश्चन आंसर में उतना ही मतलब जो क्वेश्चन है वही। तो अगर आपको माइंड पावर के साथ ये वीडियो अच्छा लगता है तो माइंड पावर के साथ भी मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर कहेंगे तो आप अपना कमेंट करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर के रूप में ही आपको देंगे। ठीक है जी, मतलब जैसे एक क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है तो उसका उत्तर देकर फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस तरह से आप देखना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे। तो चलिए आप लोग अपना मेहनत करिए, है ना। दिन रात एक कर दीजिए मेहनत करके, पढ़ाई में इतना बिजी हो जाइए कि आपको घूमने का समय ही ना मिले, है ना। जय हिंद, जय भारत।